हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज सी डिजाइन के 43rd लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं डबली रेनफोर्स बीम की, जिसका डिजाइन हम जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंगली करेंगे। लास्ट लेक्चर में अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर देखा होगा तो वहां पर हमने जो है एक डबली रेनफोर्स बीम को डिजाइन करने के लिए जो भी स्टेप्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। उन सभी स्टेप्स को हम जो है इस लेक्चर में प्रैक्टिकली जो है परफॉर्म करने वाले हैं। उन सभी स्टेप्स की मदद से हम एक प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, यहां पर न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, जिसकी मदद से हम जो है एक डबली रेनफोर्स्ड बीम को डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर आपने जो है उन सभी स्टेप्स को नहीं देखा है, जाने कि हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, तो सबसे पहले वो लेक्चर देख लीजिए। आपको जो है हमारी प्लेलिस्ट में वो लेक्चर मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद ही आपको जे लेक्चर समझ आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। डबली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम जो है डबली रेनफोर्स्ड बीम की एक डिजाइन प्रॉब्लम करने वाले हैं, यानी कि डबली रेनफोर्स्ड बीम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं हम इस लेक्चर में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास जो है क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है। डिजाइन ए रेक्टेंगुलर बीम विद द फॉलोइंग डाटा। सबसे पहले हमें जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्लियर स्पैन प्रोवाइडेड होता है। यहाँ पर क्लियर स्पैन 6 मीटर प्रोवाइडेड है। सुपर इम्पोज्ड लोड है हमारे पास जहां पर 11940 न्यूटन पर मीटर। साइज ऑफ बीम इज रिस्ट्रिक्टेड टू 300 इंटू 500 mm। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आपको जो है बीम में विड्थ और डेप्थ दोनों प्रोवाइडेड होंगी, इसका मतलब है आपका जो डिजाइन है वो डबली रेनफोर्स्ड बीम है। ये आपको बात जो है ध्यान में रखनी है। अदरवाइज जो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के न्यूमेरिकल होते हैं उसमें सिर्फ आपको विड्थ प्रोवाइड होती है, मैक्सिमम टाइम आपको डेप्थ प्रोवाइड नहीं होती है। जहां से भी ये एक निशानी होती है, हिंट होता है कि जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आई है वो डबली है या सिंगली है, क्योंकि हमेशा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये शो नहीं होता कि जो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन करना है आपको या फिर डबली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन करना है, जैसे यहाँ पर भी कहीं पर शो नहीं है। इफेक्टिव कवर टू रेनफोर्समेंट हमें प्रोवाइडेड है 40 mm। अगर नहीं प्रोवाइडेड है तो आप अपने से भी जो है ये एज्यूम कर सकते हो, जनरली 40 mm ही आप जो है कवर जो है रेनफोर्समेंट का इफेक्टिव कवर वो एज्यूम करते हो। यूज कंक्रीट M20 एंड Fe415 स्टील। यहाँ पर आपको जो है M20 और Fe415 जो है स्टील यूज करनी है। माइल्ड स्टील प्लेन बार्स आर यूज्ड फॉर स्ट्रिप्स। जो आपकी स्ट्रिप्स होंगी जब भी आप जो है एक बीम डिजाइन करते हो, तो जो ये वाला ऐसे रेक्टेंगुलर आप जो एक प्रोवाइड करते हो रेनफोर्समेंट, उसे हम स्ट्रिप्स कहते हैं। ये स्ट्रिप्स क्या करती है, जो हमारे बीच में बार होते हैं इसे अपनी जगह में बनाए रखने में मदद करती है, इसे हम स्ट्रिप्स कहते हैं। स्ट्रिप्स के लिए आपको यहाँ पर लिखा है कि प्लेन बार यूज करने हैं, उसके लिए कोई भी डिफॉर्म्ड बार यूज नहीं करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में से गिवन डेटा लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, जैसे विड्थ ऑफ द बीम हमारे पास है 300 mm और डी हमारे पास ये डी हमें जो गिवन होती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, वो हमेशा आपको याद रखना है कि ओवरऑल डेप्थ होती है। ओवरऑल डेप्थ को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और इफेक्टिव डेप्थ को हम जो है डी जो हमारी स्मॉल होती है उससे डिनोट करते हैं। और हमेशा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको ओवरऑल डेप्थ दी होती है। इफेक्टिव डेप्थ अगर आपको नहीं पता है बता देता हूँ। इफेक्टिव डेप्थ होती है टॉप कॉर्नर से लेकर जो टेंशन में जो स्टील प्रोवाइडेड है इसके बिल्कुल सेंटर तक जो विड्थ जो हमारी डेप्थ होती है उसे हम जो है इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। यहां पर हमारे पास सिग्मा सीबीसी की वैल्यू 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। M20 कंक्रीट के लिए स्ट्रेस वैल्यू जो होती है वो 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। ये कैसे आती है, M20 को अगर आप जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हो तो आपके पास जहां पर सिग्मा सीबीसी की वैल्यू आ जाती है। या फिर आप जनरली ऐसे भी याद रख सकते हो, M20 के लिए 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर और Fe415 स्टील के लिए 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारे लिए यहाँ पर वैल्यू होती है स्ट्रेसेस की। और जनरली आपको जो है M20 और Fe415 ही स्टील यूज होने को आती है और कंक्रीट M20 यूज करने को आता है इस तरह की प्रॉब्लम्स में। डी हम यहाँ पर जो है इफेक्टिव डेप्थ फाइंड कर लेंगे। इफेक्टिव कवर हमारे पास जहां पर 40 mm का प्रोवाइडेड था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो ओवरऑल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर को माइनस करेंगे 460, जहां पर हमारे पास mm में इफेक्टिव डेप्थ आ गई, यानी कि टॉप कॉर्नर से टेंशन के बिल्कुल सेंटर तक जो है हमारी ये डेप्थ है। डीसी यहाँ पर 40 mm हमने एज्यूम किया है, या फिर जितना इफेक्टिव कवर होता है उतना ही डीसी हमारा होता है। डीसी एक्चुअली में क्या है, टॉप कॉर्नर से लेकर कंप्रेशन में जो स्टील प्रोवाइड की है उसके बिल्कुल सेंटर तक का डिस्टेंस जो होता है वो डीसी होता है। इसके बाद मॉडुलर रेशियो या तो आपको गिवन भी हो सकती है या फिर आप खुद से ही फाइंड कर सकते हो। मॉडुलर रेशियो के लिए फॉर्मूला है 280/3
3 सिग्मा सीबीसी। सिग्मा सीबीसी की वैल्यू यहाँ पर है और यहाँ पर फिल करके आप जो है इसे कैलकुलेट करोगे तो 13.33 आ जाएगी आपकी मॉडुलर रेशियो। यहाँ पर हमारे पास है फर्स्ट स्टेप डबली रेनफोर्स बीम को डिजाइन करने के लिए। फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, फाइंड डिजाइन कांस्टेंट। हमें सबसे पहले डिजाइन कांस्टेंट्स को फाइंड करना होता है। के हमारे पास यहाँ पर जो है वे न्यूट्रल एक्सेस फैक्टर होता है। इसका फॉर्मूला है m सिग्मा सीबीसी बाई m सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी। यहाँ पर सिग्मा सीबीसी सिग्मा एसटी की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पर फिल करके आप फाइंड कर लोगे 0.29। और जे है हमारे पास लीवर आर्म कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हो, 1 माइनस के बाई 3। के की वैल्यू यहाँ पर हमने जो है कैलकुलेट कर ली है तो जे फिल करोगे आपके पास जे की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 0.90। इसकी भी कोई भी यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टिंग मोमेंट फैक्टर। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो 1/2 सिग्मा सीबीसी जे के। तो यहाँ पर जे की वैल्यू भी है, के की वैल्यू भी है, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू है। फिल करके आप जो है यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो 0.91 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपके पास रेजिस्टिंग मोमेंट फैक्टर की जो है आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप n की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। n क्या होता है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है। इसे फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, k इंटू डी। डी हमारे पास जो इफेक्टिव डेप्थ कितनी सी 460 और k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो 133.4 mm हमारे पास n की वैल्यू आ गई, यानी कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। स्टेप नंबर 2, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल लोड। कैलकुलेट टोटल लोड W UDL पर मीटर लेंथ। यहाँ पर हम जो है टोटल लोड जिसे हमने W से डिनोट किया है वो UDL पर मीटर लेंथ में हम फाइंड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम जो है बीम का सेल्फ वेट फाइंड करते हैं। हम जो है 1 मीटर लेंथ के लिए हमारे बीम का जो सेल्फ वेट वो फाइंड करते हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पर, B इंटू डी कैपिटल इंटू 1 यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, यानी कि हम बीम के सिर्फ 1 मीटर लेंथ के लिए अपना सेल्फ वेट फाइंड कर रहे हैं, इंटू 25,000। यहाँ पर 25,000 क्यों लिखा हुआ है, हमारे आरसीसी की जो डेंसिटी होती है उसकी क्या वैल्यू होती है 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, इसलिए यहाँ पर 25,000 वैल्यू आ गई। और डी ओवरऑल डेप्थ है और बी हमारे पास यहाँ पर है विड्थ ऑफ द बीम। जहां पर विड्थ ऑफ द बीम हमारे पास 300 mm थी तो मीटर में कन्वर्ट किया 0.3 होगी। ओवरऑल डेप्थ हमारे पास 500 mm थी, मीटर में कन्वर्ट किया 0.5 हो गई। यहाँ पर इन्हें कैलकुलेट करेंगे सबको तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 3750 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर यूडीएल की वैल्यू आ गई हमारे पास न्यूटन पर मीटर में। उसके बाद सुपर इम्पोज लोड हमें गिवन था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो वो था 11940 न्यूटन पर मीटर। तो दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो यहाँ पर टोटल वेट W की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर 3750 प्लस 11940, इन दोनों लोड को प्लस किया तो आ गई वैल्यू 15690 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। इस बीम पर कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा उसे हम जो है कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसे कैलकुलेट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट इफेक्टिव स्पैन। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूले में हमें जो है इफेक्टिव स्पैन डालना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें जो है इफेक्टिव स्पैन यहाँ पर फाइंड करना है। इफेक्टिव स्पैन फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले जो है बेयरिंग की जो स्पोर्ट की जो बेयरिंग होती है उसका साइज आपको यहाँ पर एज्यूम करना होता है। यानी कि आपका जो सिंगली रेनफोर्स बीम है वो किन स्पोर्ट के ऊपर जो है रेस्ट कर रहा है, उन स्पोर्ट्स की जो बेयरिंग है या आपकी कह लो की विड्थ है वो कितनी है जी आपको एज्यूम करनी होती है। जी आप 300 mm 400 mm 500 mm तक एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो है रेकमेंड करूंगा कि हर बार आप जो है 500 mm जो बेयरिंग है वो एज्यूम कीजिए। एज्यूमिंग दी बेयरिंग ऑन दी स्पोर्ट्स 500 mm। मैं इसलिए कह रहा हूं जे जो आप बेयरिंग अगर 500 mm जहां पर एज्यूम करते हैं तो आपको जो है डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करते समय काफी आसानी होगी। वो कैसे होगी आगे न्यूमेरिकल में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, जे आपका बीम है, जे स्पोर्ट है, जिस स्पोर्ट के ऊपर आपका बीम जो रेस्ट कर रहा है, इस स्पोर्ट की जो वैल्यू है विड्थ है, यानी कि यू की वैल्यू आपको यहाँ पर एज्यूम करनी होती है जो हमने 500 mm मान ली है। तो जो आपका बीच का इनर डिस्टेंस होता है उसे हम क्लियर स्पैन कहते हैं। ये आपको गिवन है हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो कि है 6 मीटर। और हमें जो है इफेक्टिव स्पैन यहाँ पर फाइंड करना है जो कि हमारे स्पोर्ट के बिल्कुल सेंटर से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस होता है, उसे हम इफेक्टिव स्पैन कहते हैं। आपको कई बार बताया है। इफेक्टिव स्पैन मीटर में हम यहाँ पर फाइंड करते हैं ऑफ द बीम विल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसके लिए 2 कंडीशन होती हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटर टू सेंटर ऑफ बेयरिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटर से लेकर सेंटर तक का कितना डिस्टेंस बनता है। वो हम कैसे देखेंगे, क्लियर स्पैन में आधी स्पोर्ट की जो डिमेंशन है यहाँ से प्लस करेंगे, आधी यहाँ से प्लस करेंगे, यानी कि 6 प्लस
0.25 यानी कि आधी इसकी कितनी होगी 500 की 250 mm को मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.25 बनता है। 6 प्लस 0.25 प्लस 0.25 तो हमारे पास यहाँ पर सेंटर ऑफ सेंटर बेरिंग आ गई 6.5 मीटर। और दूसरी कंडीशन क्या है, क्लियर स्पैन में अगर हम जो है इफेक्टिव डेप्थ को प्लस करते हैं तो वो कितनी वैल्यू बनती है। इफेक्टिव जो हमारे पास डेप्थ थी वो थी 460 mm, उसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.46 आ गया। 6 प्लस 0.46 इज इक्वल टू 6.46 मीटर। इन दोनों में से जो भी लीस्ट वैल्यू होगी उसे हम इफेक्टिव स्पैन अपना मानेंगे। तो दोनों में लीस्ट वैल्यू किसकी है 6.46 मीटर, यानी कि ये वाली कंडीशन की वैल्यू कम है तो हमारा इफेक्टिव स्पैन आ गया 6.46 मीटर। अभी हमारे पास जो है यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला आ गया WL²/8। जो सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला फिक्स होता है WL²/8। यहाँ पर हमारे पास सभी वैल्यूज अवेलेबल है। W हमने टोटल वेट जो था वो पहले कैलकुलेट कर लिया, L की वैल्यू J आ गई हमारे पास, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 81846 न्यूटन मीटर। इसे हम जो है mm में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है, मीटर से mm में जाने के लिए 1000 यानी कि 1000 से इंटू कर देंगे। 81846,000 न्यूटन mm हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट के लिए। यहाँ पर है स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी जो भी मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है उसे रजिस्ट करने के लिए हम जो है यहाँ पर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, जिसे हम M1 से डिनोट कर रहे हैं ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन। सबसे पहले हम ऐसा मानकर जो है अपना मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे कि हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम जो है डिजाइन कर रहे हैं। और सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला था, QBD²। तो QBD² हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और जो J वाला मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है इसे हम M1 मानेंगे। तो Q की वैल्यू जो है कांस्टेंट हमने फाइंड किया था रेजिस्टिंग मोमेंट फैक्टर 0.90 इंटू विड्थ क्या थी 300 mm इंटू 460 हमारी इफेक्टिव डिफेंस स्केयर करेंगे इसे, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 57766,800 न्यूटन mm में। यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई जो हमारा टोटल मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट जो हमारे बीम पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट पड़ रहा है वो हमारे इस रेजिस्टिंग मूवमेंट से ज़्यादा है, यानी कि जितना हमारे बीम पर लोड पड़ रहा है उसमें से हमारी जो बीम है वो कम जो है अपने ऊपर मूवमेंट रजिस्ट कर पा रही है। इसका मतलब क्या है कि हम जो है सेक्शन डबली रेनफोर्स्ड जो है डिजाइन करेंगे। अगर M1 की वैल्यू टोटल मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट से कम आती है तो ये हम बीम जो है वो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम भी डिजाइन कर सकते थे, लेकिन बीम पर जो है मैक्सिमम मूवमेंट ज्यादा पड़ रहा है, रजिस्ट वो हमारी बीम जो है कम कर पा रही है, तो हम जो है डबली रेनफोर्स्ड बीम यहाँ पर डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट AST1। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जो है यहाँ पर टेंसाइल रेनफोर्समेंट, जो टेंशन में जो रेनफोर्समेंट होती है इसे टेंसाइल रेनफोर्समेंट कहते हैं। स्टेप नंबर 5 में हम जो है इसे कैलकुलेट करेंगे। इसे हमने AST1 का नाम दे दिया। AST1 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है M1 सिग्मा STJD। M1 अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया ना, ये वैल्यू हम इसमें फिल करेंगे। सिग्मा ST की वैल्यू 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर है हमारे पास, J की वैल्यू भी है, D की वैल्यू भी है, तो इसे फिल करते हैं और AST1 को फाइंड करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूले में सब कुछ फिलअप करने के बाद इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 607 mm स्क्वायर हमारे पास वैल्यू, जो J वैल्यू आई हमारे पास, यानी कि अगर हम जो है टेंशन में 607 mm स्क्वायर की टेंसाइल एनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके लिए हमारा जो मैक्सिमम बेंडिंग जो हमारा रेजिस्टिंग मूवमेंट है वो उसकी वैल्यू J थी, यानी कि यहाँ पर हम जो है बैलेंस मूवमेंट फाइंड करेंगे M2। यहाँ पर आपको क्लियर मैं करता हूँ M2 हमारा एक्चुअली में होता क्या है। हमारा जो भी मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट था हमने देखा था कि मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट M1 से ज़्यादा था, तो M1 के लिए तो हमने J रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी, यानी कि इतना हमारा मूवमेंट जो है रजिस्ट कर लेगा AST1 जो हमने प्रोवाइड किया है। तो इसे हम जो है M में से माइनस करेंगे टोटल बेंडिंग मूवमेंट में से, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई M2 की 24079,200 न्यूटन mm, यानी कि अभी भी इतना बेंडिंग मूवमेंट बच रहा है जो कोई भी रजिस्ट नहीं कर रहा है। तो इससे रजिस्ट करने के लिए भी हमें जो है स्टील प्रोवाइड करनी पड़ेगी टेंशन में। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। एरिया ऑफ एडिशनल, यहाँ पर ऐड लिखा है एडिशनल टेंसाइल रेनफोर्समेंट, जो J वाली रेनफोर्समेंट बच गई है इसे कौन रजिस्ट करेगा, उसके लिए हम जो यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं, जिसे हमने AST2 का नाम दे दिया। यहाँ पर AST2 हम कैसे फाइंड करेंगे, M2/D - DC सिग्मा ST।
यहाँ पर हमने जो है M2 जो कि हमारे पास बैलेंस मूवमेंट बचा था जिसे कोई रेजिस्ट नहीं कर रहा था उसकी वैल्यू फिल करी तो सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे। 249 mm स्क्वायर हमें जो है यहाँ पर एडिशनल टेंसाइल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी होगी। स्टेप नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। टोटल एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट अभी देखेंगे AST कितना आया। AST हमारा जो टेंशन में स्टील प्रोवाइड होगी उसका एरिया कितना है वो कैसे फाइंड करेंगे। AST इज इक्वल टू AST1 प्लस AST2 607 प्लस 249 दोनों के ऐड करेंगे तो 856 mm स्क्वायर हमारे पास आ गई वैल्यू, यानी कि हमें जो है 856 mm स्क्वायर का एरिया प्रोवाइड करना होगा टेंशन जोन में पूरे के पूरे बेंडिंग मूवमेंट को जो है रेजिस्ट करने के लिए। अभी हम जो है इसके लिए रेनफोर्समेंट डिजाइन करेंगे। हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं 20 mm डाया के बार, एरिया ऑफ 120 mm डाया बार। एक बार का एरिया कितना है वो कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला आपको पता ही होगा π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे एक बार का जो भी हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो आ गया 314.16 mm स्क्वायर। नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड हम यहाँ पर फाइंड करेंगे 156 को इससे जो है डिवाइड कर देंगे इस वाले एरिया से, यहाँ पर आ गया 2.72। अभी हम 2.72 तो बार प्रोवाइड कर नहीं सकते, हमें जो है नेक्स्ट वाला राउंड फिगर लेना है इसका। 2.72 किसके करीब है, 3 बार हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे मेन स्टील में। एक्चुअली एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट यहाँ पर जो है कैलकुलेट करेंगे जो हमने प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर हम जो है 3 बार को एक बार के जो हमारा एरिया था क्रॉस सेक्शन एरिया उससे इंटू करेंगे 3 इंटू 314, यहाँ पर पॉइंट नहीं आना था, 314.616 आना था। तो इसे अगर हम इंटू करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एरिया आ गया 942.48 mm स्क्वायर। एक्चुअली में हमने टेंसाइल रेनफोर्समेंट कितनी प्रोवाइड की 942.48 mm स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ASC। अभी हमें पता है कि जो हमारा डबली रेनफोर्समेंट होता है उसमें हमें जो है कंप्रेशन स्टील भी प्रोवाइड करनी होती है। तो कंप्रेशन स्टील प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ASC इज इक्वल टू MAST 2D माइनस N 1.5 M माइनस 1 N माइनस DC। तो ASC की वैल्यू के लिए J फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। आपको J फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, इसमें सभी वैल्यू पुट करोगे तो 611 mm स्क्वायर हमारे पास आ गए, जहां पर ASC एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील। तो उसके लिए भी हम प्रोवाइड करेंगे 20 mm डाया बार्स। एरिया ऑफ 120 mm डाया बार का एरिया हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था 314.16 mm स्क्वायर। नंबर ऑफ बार हम फाइंड कर लेंगे, टोटल जो है एरिया से हम एक बार का एरिया जो है डिवाइड कर देंगे तो 1.94, इसे राउंड फिगर करेंगे तो 2 बार आ गया। और हम फिर से एक्चुअल एरिया देखेंगे, यहाँ पर हमें जो है कंप्रेशन रेनफोर्समेंट आना था, यहाँ पर मैंने गलती से टेंशन रेनफोर्समेंट लिख दिया। तो यहाँ पर हम जो है 2 बार को फिर से एक जो हमारा एरिया था यहाँ पर उससे इंटू करेंगे तो यहाँ पर 628.32 mm स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर भी 314.16 है जे वाला, जी गलती से मैंने पॉइंट लिख दिया बीच में। तो हमारे पास एक्चुअली एरिया आ गया कंप्रेशन रेनफोर्समेंट का 628.32 mm स्क्वायर। अभी हम जो है नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 10 चेक एंड डिजाइन शेयर रेनफोर्समेंट। अभी हमें जो है चेक करना है कि हमारे इस बीम पर शेयर रेनफोर्समेंट जो है हमें इसे प्रोवाइड करने की जरूरत है या नहीं है। वो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे शेयर फोर्स जिसे हम V कैपिटल से डिनोट करते हैं विल बी मैक्सिमम एट द सपोर्ट एज। जो भी हमारे बीम के एज होते हैं, सपोर्ट एज होते हैं, वहां पर हमारी शेयर फोर्स सबसे ज्यादा होती है। इसलिए V का फॉर्मूला बन गया WL कैपिटल बाई 2L कैपिटल, मतलब क्लियर स्पैन जहां पर लिखेंगे, इफेक्टिव स्पैन नहीं लिखेंगे। W की वैल्यू लिखी इंटू 6/2, इसे जो है हम कैलकुलेट करेंगे 47070 न्यूटन आ गई हमारे पास शेयर फोर्स। शेयर फोर्स को जो है रेजिस्ट करने के लिए अभी हम जो है टाउ V की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि इस शेयर फोर्स के कारण जो हमारे कितने स्ट्रेस जो है हमारे बीम पर लाई कर रहे हैं उसे हम जो है टाउ V कहते हैं, यानी कि टोटल शेयर स्ट्रेस जो है हमारे टाउ V से डिनोट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है कैपिटल V बाई BD। तो यहाँ पर फिल करेंगे सभी वैल्यूज को, 0.34 न्यूटन पर mm स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यानी कि 0.34 न्यूटन जो है हमारे पास पर mm स्क्वायर पर स्ट्रेस लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो है चेक करेंगे टाउ सी मैक्स की वैल्यू। टाउ सी मैक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए एक टेबल होता है। जैसे M20 कंक्रीट के लिए हमारे पास टाउ सी मैक्स की वैल्यू होती है 1.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमने एक टेबल से वैल्यू फाइंड की है। इसके लिए आपको जो है हमारा शेयर डिजाइन वाला जो है लेक्चर देखना पड़ेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर बताया है कि कहाँ कौन सा टेबल है, किससे वैल्यू आपको ये देखनी है। तो यहाँ पर M20 के लिए 1.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर की वैल्यू आ गई टाउ सी मैक्स के लिए। तो ये टाउ V यानी कि आपके शेयर स्ट्रेस हमेशा जो है
टाउ सी मैक्स से कम होने चाहिए, यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी कंक्रीट कितना अपने ऊपर जो स्ट्रेस ले सकती है वो टाउ सी मैक्स की वैल्यू होती है। और इससे ज़्यादा अगर आपके स्ट्रेस चले जाते हैं तो आपको फिर से रीडिज़ाइन करना होता है अपना पूरा का पूरा सेक्शन। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू काफ़ी इससे कम है, तो हमारा सेक्शन है वो ऑल राइट है आगे डिज़ाइन करने के लिए। देखिए यहाँ पर हम जो है देखेंगे कि शेयर एनफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है, वो नेक्स्ट स्टेप की बात है। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप जो है बेंट अप बार प्रोवाइड करना चाहते हैं अपनी बीम में या नहीं करते हैं। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है पर्टिकुलर, ये आपके जो असम्पशन बेस्ड होता है। आप चाहे तो बीम में बेंट अप बार प्रोवाइड कर सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बेंट अप बार प्रोवाइड कर दिए हैं तो उसके लिए आपको जो है अलग कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जैसे अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर देखा होगा सिंगली एनफोर्स बीम वाला, तो उसमें हमने बेंट अप बार प्रोवाइड किए थे। तो वहां पर आप चेक कर सकते हो जाके कि हमने शेयर एनफोर्समेंट कैसे कैलकुलेट की थी। यहाँ पर हम जो है बेंट अप बार प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो हमारी एडिशनल कैलकुलेशन यहाँ पर कम हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर आगे चल के शेयर एनफोर्समेंट की जरूरत पड़ी और हमने यहाँ पर बेंट अप बार नहीं प्रोवाइड किए हैं तो उसके लिए भी अलग मेथड होगा। उसके लिए हमें शेयर स्ट्रिप्स जो है डिजाइन करनी पड़ती है, उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम चाहें तो अपनी शेयर एनफोर्समेंट को डिजाइन कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक यहाँ पर थंब रूल दे सकता हूं, अगर आपकी जो इफेक्टिव डेप्थ है वो 500 या फिर 600 तक है तो आप बेंट अप बार मत प्रोवाइड कीजिए। अगर आपकी जो है इफेक्टिव डेप्थ 500-600 से ज्यादा चली जाती है तो आप यहाँ पर बेंट अप बार प्रोवाइड कीजिए, फिर आप जो है आगे सेक्शन डिजाइन कीजिए। यहाँ पर हमारी इफेक्टिव डेप्थ है 500, तो मैं यहाँ पर बेंट अप बार प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। शेयर एनफोर्समेंट फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड करनी होती है, जो होती है 10 AS/BD। AS यहाँ पर हमारे पास होता है वो एरिया टेंशन जोन का टेंसाइल रेनफोर्समेंट का जो कि हमने प्रोवाइड किया है। यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड आपको जो है AS की वैल्यू लिखनी होती है। अगर आपने बेंट अप बार प्रोवाइड किया है तो उसके लिए अलग मेथड है। आप सिंगली रेनफोर्स बीम वाला क्वेश्चन देख सकते हो, वहां पर हमने बेंट अप बार प्रोवाइड करके जो है बीम डिजाइन किया था, उसमें हमने बेंट अप बार की यहाँ पर वैल्यू लिखी थी। लेकिन अगर आपने बेंट अप बार प्रोवाइड नहीं किया है तो एरिया ऑफ टेंशन जो हमारी स्टील है उसका आप यहाँ पर एरिया लिखोगे, इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे 0.70% में वैल्यू आएगी जी आपकी। यहाँ पर आप परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट टाउ सी की वैल्यू फाइंड करोगे। टाउ सी की वैल्यू मतलब होता है कि कितना कंक्रीट अपने ऊपर जो है शेयर स्ट्रेस जो है बेयर कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो टेबल है एक शेयर रेनफोर्समेंट वाला लेक्चर जरूर देखिए, वहां पर सभी चीजें जो आपको एक्सप्लेन की गई है, वहां पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ये टेबल कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, IS कोड पर कहाँ है, सभी डिटेलिंग वहां पर प्रोवाइड है। लेक्चर लंबा ना हो सके इसलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा डिटेलिंग प्रोवाइड नहीं की है, तो वो लेक्चर जरूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परसेंटेज ऑफ स्टील आपकी 0.70 है। यहाँ पर हम देखेंगे कि 0.70 प्रोवाइड नहीं है, तो 0.50 और 0.75 में से कैसे आप जो टाउ सी की वैल्यू ले सकते हो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी कैलकुलेट करते हैं। बीम में हमने M20 कंक्रीट प्रोवाइड की है। एरिया ऑफ स्टील हमारा जो है परसेंटेज ऑफ स्टील 0.70% आया है। तो M20 में हमें वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। 0.70 के लिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 0.50 और 0.75 में से ही हमारी वैल्यू यहाँ पर आएगी। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरपोलेशन मेथड लगाएंगे। टाउ सी इज इक्वल टू जो हमारी 0.70 से पहले वाली वैल्यू है, यानी कि 0.50 की जो वैल्यू है 0.30 वो लिखेंगे, प्लस जो दोनों का ये वैल्यू का डिस्टेंस है मैक्सिमम और मिनिमम इस वैल्यू से, उसका डिफरेंस लिखेंगे 0.35 माइनस 0.30 बाय जिसमें से डिफरेंस है 0.75 माइनस 0.50 इनटू जितने की हमें वैल्यू चाहिए 0.70, उससे जो मिनिमम वाली यहाँ पर है वैल्यू उसे माइनस करेंगे। सबसे पहले आपको इतनी चीज को कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको जो है जो वैल्यू आई उसे जो है 0.30 में प्लस करना है। सबसे पहले आपको इसे प्लस नहीं करना है, ये हमेशा बात ध्यान में रखिए, वरना आपकी वैल्यू गलत आ सकती है। सबसे पहले इससे कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद इसमें प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई 0.34 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि हमारी टाउ बी इज इक्वल टू टाउ सी होगी, यानी कि जो भी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस आ रहा है वो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के इक्वल हो गया। इसका मतलब आपको यहाँ पर शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, हैंस नो शेयर एनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर हमने शेयर एनफोर्समेंट तो प्रोवाइड करनी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें नॉमिनल स्ट्रिप्स तो प्रोवाइड करने हैं, जितने मिनिमम स्ट्रिप्स हमें प्रोवाइड करने होते हैं अपने बार को अपनी जगह में बनाए रखने के लिए। तो प्रोवाइडिंग नॉमिनल मिनिमम स्ट्रिप्स, प्रोवाइडिंग 6 mm डाया 2 लेग्ड स्ट्रिप्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो है ASV फाइंड करेंगे, यानी कि एरिया ऑफ स्ट्रिप्स का जो हमारा है वो हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर
2 क्यों है, 2 लेग्ड है। 2 लेग्ड आपको कैसे पता चला, जब भी हम जो है स्ट्रिप्स प्रोवाइड करते हैं, जो वर्टिकल जो बार होते हैं इसे हम गिनते हैं 1 2, मतलब 2 लेग्ड हो गया। कई कई बार हमने ऐसा भी देखा होगा कि बीच में भी एक यहाँ पर स्ट्रिप्स प्रोवाइड होते हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 लेग्ड हो गए यहाँ पर हमारा। ऐसे हम जो है गिनते हैं कि कितने लेग्ड हमारा स्ट्रिप है यहाँ पर। तो एक स्ट्रिप का हम एरिया यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू π/4 इंटू 6 स्क्वायर, तो हमारे पास 56.55 mm स्क्वायर हमारे पास ASB आ गया। स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप्स हम फाइंड करेंगे यहाँ पर कि कितने कितने स्पेस के बाद हमें स्ट्रिप्स प्रोवाइड करने हैं बीम में, उसे हम SV से डिनोट कर रहे हैं। उसके लिए फॉर्मूला है 0.87 ASB FY। FY क्या होता है हमारा, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। तो Fe415 के लिए FY की वैल्यू होती है 250। यहाँ पर सारी वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू होगी 102.5, यानी कि हमारे पास 102 mm की स्पेसिंग आ रही है। इसे हम राउंड फिगर कर लेते हैं 100 mm, यानी कि हम जो है 100 mm के बाद जो है स्ट्रिप्स अपने प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद भी हमें जो है मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए अलग अलग कंडीशन होती है, उसमें से भी हमें चूज करना होता है हम कितनी जो है फाइनली प्रोवाइड करने वाले हैं स्पेसिंग। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप्स इज गिवन व्हाइल लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन में जिसकी वैल्यू लीस्ट आएगी उतनी हम जो है यहाँ पर स्ट्रिप्स प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या है, 0.75 इंटू डी करेंगे, इफेक्टिव डेप्थ 0.75 को इंटू करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 345 mm। सेकंड होती है 300 mm, और थर्ड हमने जो अभी एसबी की वैल्यू फाइंड की 100 mm। इन तीनों में से जो वैल्यू कम होगी उसे हम जो है फाइनली अपनी मैक्सिमम स्पेसिंग मान लेंगे। प्रोवाइडिंग 6 mm डाया 2 लेग्ड स्ट्रिप्स, सबसे कम वैल्यू इसकी थी 100 mm, यानी कि हम 100 mm की स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर जो है मानकर चल रहे हैं। थ्रो ऑफ द लेंथ, जितनी बीम की लेंथ है वहां पर हम जो है 100 mm स्पेसिंग देकर अपनी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्रिप्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टेप नंबर 11 की ओर, चेक एंड एंकरेज या फिर डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारी स्टील जो है अपने कंक्रीट के साथ बॉन्डिंग बना सके। इसके लिए सबसे पहले क्या कंडीशन है, LD, हम डेवलपमेंट लेंथ को LD लिखते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है 5 सिग्मा ST बाई 4 टाउ BD। टाउ BD क्या यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू होती है। जे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं टाउ BD की वैल्यू, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन। टेंशन जोन में जब हम प्लेन बार प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, इस टेबल से देख सकते हैं। M20 कंक्रीट हमने प्रोवाइड की है तो हमारी जो है बॉन्ड स्ट्रेस आ गई 0.8। लेकिन जब प्लेन बार के लिए आई है, हम यहाँ पर जो है डिफॉर्म्ड बार प्रोवाइड करने वाले हैं। आजकल हम डिफॉर्म्ड बार का इस्तेमाल करते हैं किसी भी रेनफोर्समेंट में। उसके लिए क्या होगा, फॉर डिफॉर्म्ड बार टाउ BD वैल्यू इज 60% ग्रेटर प्लेन बार। प्लेन बार से 60% ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम जो है इस वैल्यू को 1.6 इंटू टाउ BD, इस वैल्यू से जो है 1.6 को इंटू करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी डिफॉर्म्ड बार के लिए टाउ BD की वैल्यू होगी। तो ऐसे हमने कैलकुलेट किया, 1.28 वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई। सिग्मा ST की वैल्यू आपको पता है, जे हमारे पास 5 है डाया ऑफ दी बार, एंड 4 तो 4 फॉर्मूले में है, जो कैलकुलेट करेंगे 898 mm हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ यानी कि LD की वैल्यू आ गई। एज पर कोड प्रोवाइडिंग 3 बार्स ऑफ 20 mm डाया बियॉन्ड द इनर फेस ऑफ सपोर्ट बाय डिस्टेंस। क्या है, बॉन्ड बनाने के लिए रेनफोर्समेंट का हमारे कंक्रीट के साथ हम जो है इनर फेस जो हमारा होता है, जो सपोर्ट है, जो सपोर्ट का इनर फेस है, इससे हम जो है जे हमारे टेंशन में जो 3 बार प्रोवाइड की है उसका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेंगे। उसके लिए क्या कंडीशन है, हमारा जो ये डिस्टेंस है अपने इनर सपोर्ट से लेकर रेनफोर्समेंट का, वो LD/3 से जो है कम नहीं होना चाहिए, लेस देन नहीं होना चाहिए। LD कितना आया था, 898/3 डिवाइड करेंगे तो 299 mm आ गया, यानी कि इससे जो है हमारा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए कम। रेनफोर्समेंट को हम जो है इनर फेस से 299 mm से ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, इससे कम किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए हमारा रेनफोर्समेंट। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं अवेलेबल इनर फेस ऑफ द सपोर्ट। हम देखेंगे कि इनर स्पेस, इनर जो है हमारा फेस है उससे लेकर हमारी सपोर्ट पर डिस्टेंस अवेलेबल कितना है रेनफोर्समेंट को जो है आगे बढ़ाने के लिए। तभी मैंने आपको कहा था कि अपनी बेयरिंग जो है 500 यहाँ पर लीजिएगा। अगर यहाँ पर बेयरिंग कम लेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हमने 500 एज्यूम की थी। 500 से माइनस करेंगे 20, जो हमारा कवर आ गया इस बीम का, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 480। जे हमारी वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये ज़्यादा ही है, इससे ये पता चलता है कि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सही है। अवेलेबल लेंथ फ्रॉम सेंटर ऑफ द सपोर्ट, सेंटर ऑफ द सपोर्ट से कितनी हमारी लेंथ जो है अवेलेबल है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। टोटल जो है हमारा यहाँ पर
जितनी भी सपोर्ट है उसे 2 से डिवाइड करेंगे, नॉमिनल कवर को माइनस करेंगे 230 mm, यानी कि सेंटर से अगर हम देखें तो सेंटर से हमारी बाहर की ओर जो है 230 mm जो है यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है अपने जो है बार को आगे बढ़ाने के लिए टेंशन जोन में। हमारे जो है यहाँ पर कंप्रेसिव रिएक्शन फाइंड कर लेते हैं हम, तो उसके लिए फॉर्मूला है 1.3 m1/b प्लस L0। L0 क्या होता है, जो L नोट आप कह सकते हो। L नोट होता है कि अवेलेबल डिस्टेंस, जो हमने अभी कैलकुलेट किया लास्ट में, अवेलेबल डिस्टेंस 230 आया था। तो m1 यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। m1 फाइंड करने के लिए सिग्मा ST AST JD यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पर हमें AST वो लिखना है जो हमने प्रोवाइड किया था, टेंशन जो हमने स्टील प्रोवाइड की थी वो लिखनी है। तो सिग्मा ST JD की वैल्यू है आपके पास, यहाँ पर सभी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो m1 आ गया 89742946 न्यूटन mm। तो V की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। V कितना है हमारे पास, W L/2। W यहाँ पर लिखेंगे, L यहाँ पर हमें जो है इफेक्टिव स्पैन लिखना है, यहाँ पर कैपिटल L नहीं है, ये बात ध्यान में रखनी है। इफेक्टिव स्पैन लिखेंगे, बाई डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वैल्यू आ गई 50679 न्यूटन। L0 या फिर L नोट की वैल्यू अभी फाइंड की है हमने, कितनी आई थी 230 mm अभी लास्ट स्टेप में। तो यहाँ पर इसे हम पुट करेंगे, सभी वैल्यू को फिल करने के बाद कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 2532 mm, जो कि हमारी वैल्यू है LD से ग्रेटर, यानी कि जितने भी हमारे यहाँ पर नेगेटिव मूवमेंट आ रहे हैं, हमने जो है जो भी डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड है उसकी अकॉर्डिंगली हमारे जो भी पॉजिटिव मूवमेंट आएंगे तो एक दूसरे को जे रेजिस्ट कर पाएंगे। जितने भी हमारे कंप्रेसिव रिएक्शन आ रहा है उसे हमारी डेवलपमेंट लेंथ सेटिस्फाइड कर रही है। डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड। तो डेवलपमेंट लेंथ फॉर कंप्रेशन बार भी हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे, लेकिन इसमें हमें जो है कोई भी कंप्रेसिव रिएक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ डेवलपमेंट लेंथ ही फाइंड करनी होती है। फॉर कंप्रेशन बार टाउ VD की वैल्यू जो है 25% बढ़ जाती है। कंप्रेशन बार के लिए जब भी डेवलपमेंट लेंथ आप फाइंड करोगे तो उसमें सिर्फ आपको इतना चेंज करना है कि टाउ VD की वैल्यू जो है 25% बढ़ जाएगी। इसी फॉर्मूले में 1.25 टाउ VD लिखा है, बाकी सब सेम है। LD की वैल्यू जो है इसमें पुट करके आप जो है फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर आपकी वैल्यू 719 mm आएगी, मैं लिखना भूल गया। यहाँ पर LD जो हमारा कंप्रेशन बार के लिए है वो 719 mm आएगा। यहाँ पर स्टेप नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। चेक फॉर डेप्थ ऑफ बीम फ्रॉम डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन हम यहाँ पर चेक करेंगे। सबसे पहले उसके लिए क्या करना होता है, परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम जो है टेंशन रेनफोर्समेंट के लिए चेक करेंगे डिफ्लेक्शन। उसके लिए फॉर्मूला है PT इज इक्वल टू 100 AST/BD। यहाँ पर हम जो है AST वही लिखेंगे जो प्रोवाइडेड किया था, BD की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारे पास PT परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट आ गई 0.70%। यहाँ पर हम जो है स्टील स्ट्रेस ऑफ सर्विस लोड यानी कि FS की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हम कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 0.58 FY AST रिक्वायर्ड बाय AST प्रोवाइडेड। जितना हम जो है स्टील कैलकुलेट कर रहे थे टेंशन रेनफोर्समेंट के लिए, तब हमारे पास एक रिक्वायर्ड आया था एरिया, वो लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम AST प्रोवाइड कितना किया है, जे वाला एरिया लिखेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। FY की आपकी वैल्यू पास होगी जो कि है हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। तो यहाँ पर हम जो FS की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो है सभी वैल्यू को पुट किया, हमारे पास 218.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर वैल्यू आ गई। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन वैल्यू यानी कि KT की वैल्यू ग्राफ में से फाइंड कर सकते हैं। ये ग्राफ है IS 456 2000, फिगर नंबर 04 पेज नंबर 38 पर है ग्राफ। तो इसमें से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे FS की मदद से और PT की मदद से। तो हमारे पास KT की वैल्यू आ गई 1.2। KT की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके लिए एक अलग लेक्चर बना है, यहाँ पर मैं वो नहीं समझा सकता। तो उसके लिए लेक्चर नंबर 36 देख सकते हो, वहाँ पर मैंने एक हिट एंड ट्रायल मेथड बताया, वहाँ से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो KT की वैल्यू को। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली KT की वैल्यू लिख ली है 1.2। इसी तरह हम परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन स्टील फाइंड करेंगे। PC 100 ASC/BD। ASC हमने जितना प्रोवाइड किया वो लिखेंगे, वैल्यू 0.45% आ गया। उसके लिए J हमारे पास एक ग्राफ होता है जहाँ पर हम KC की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो KC की वैल्यू यानी कि मॉडिफिकेशन फैक्टर जो है, जब मॉडिफिकेशन वैल्यू फाइंड करने के लिए आप जो है हमारा 36 लेक्चर देख सकते हो कैसे फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर तो वैसे आसान ही है इस ग्राफ में से KC की वैल्यू फाइंड करना। जैसे PC की वैल्यू 0.45 आई, PC की वैल्यू हमारे पास परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन स्टील होती है 0.4, हमारा कहाँ पर लगभग यहाँ पर 2.5 हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.45। तो 0.45 से ऊपर देखेंगे तो 1.1 यहाँ पर हमारे KC की वैल्यू आ गई है।
यहाँ पर डिफ्लेक्शन के लिए एल बाई डी मैक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो कैसे कर सकते हैं, 20 इंटू के टी इंटू के सी की वैल्यू 26.4 आ गया। एल बाई डी प्रोवाइडेड कितना है हमारे पास, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, 6460 बाई 460, यानी कि जितना भी हमारे जो इफेक्टिव स्पैन है उससे इफेक्टिव डेप्थ से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू आ गई। जे वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, इसका मतलब आपका डिजाइन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। हमारा बीम अभी डिजाइन हो चुका है, अभी आपको समरी लिखनी है और डायग्राम बनाना है अपने बीम के लिए। राइट समरी ऑफ दी डिजाइन है, ड्राई नीट स्केच। टेंसाइल स्टील कितनी प्रोवाइड की, 3 बार्स हमने 20 mm के प्रोवाइड किए। कंप्रेशन स्टील 2 बार्स 20 mm के प्रोवाइड किए। स्ट्रिप्स 6 mm डाया के 2 लेग्ड और 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर हमने प्रोवाइड किए हैं। अभी डायग्राम देख लेते हैं इसका। यहाँ पर आ गया स्टेप नंबर 14, रेनफोर्समेंट डिटेल ऑफ डबली रेनफोर्स बीम। यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पर आप जो डायग्राम बनाइए, इसके भी काफी मार्क्स होते हैं एग्जाम में। यहाँ पर हमने जो है सब कुछ शो कर दिया। हमारी 500 mm यहाँ पर जो है विड्थ है हमारे बीम की, देख सकते हो आप। यहाँ पर डेप्थ 500 mm आ गई और यहाँ पर विड्थ हमारी जो है बीम की विड्थ आ गई। ए बी सी जे क्या चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है कि ए बार हमने इसे माना है, तो यहाँ पर ए बार कहाँ पर है देखने में, जे आपको जो है एब्रीविएशन शो की है। अगर आप कहोगे कि जे बी बार कहाँ पर है, तो बी बार आप यहाँ पर देख सकते हो, जे वाले बी बार है हमारे, और सी बार हमने स्ट्रिप्स को दिया हुआ है, तो सी वाले हमारे जे हो गए। जे हमारी स्ट्रिप्स होती हैं, जे 100 mm की स्पेसिंग पर हमने प्रोवाइडेड की हुई है। और साथ ही साथ हमारी यहाँ पर जो है एक लेयर स्पैन हमारा 6 मीटर आ गया। और हमने जो बार लिखे हुए हैं, मेन बार कितने के प्रोवाइड किए हुए हैं और कंप्रेशन में कितने के बार प्रोवाइड किए हैं, बस इतना ही आपको जो है डायग्राम में बनाना होता है। जो सेंटर ऑफ द स्पोर प्रोवाइड किया हुआ है, इसका डिस्टेंस कितना है 250 mm। इससे ज़्यादा आप चाहे तो कर सकते हैं और लेबलिंग, अदरवाइज इतनी इनफ होती है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने प्लेलिस्ट में है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है एक नया और इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लिमिट स्टेट मेथड। आपको पता होगा कि आरसीसी में 2 मेनली मेथड होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है पहले के समय में इस्तेमाल होता था, लेकिन अभी के समय में जो हमारी कैलकुलेशन होती है वो लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंगली ही होती है। नेक्स्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, तो उन लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।